एक छोटे से गांव में भीमा नाम का एक गरीब किसान रहता था। भीमा बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। अब इन बूढ़ी हड्डियों में जरा भी ताकत नहीं बची है। माँ, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया, पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। बेटा, तू परेशान मत हो। भगवान सब देखता है। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। देखो ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचता है? तू तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है। तूने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। माँ, मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात हो रही है बेटा, अब ज्यादा मत भाग। खाली पेट इतनी मेहनत मत कर। कहीं तुझे ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर भीमा अपने घर से बाहर निकलता है और पास के ही गांव की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए अच्छा सा घर और खाना दे सकूंगा। दूसरे गांव पहुंचने के बाद भीमा एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और हर बार वह अपनी भूख की बात करता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती है। कोई कहता हमारे पास तो खुद ही खाने को कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूं? तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर भीमा की उम्मीद टूटने लगी थी। लगता है मुझे आज कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। भीमा उदास होकर अपने घर की ओर जाने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर गांव के एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर भीमा उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर में से एक विधवा स्त्री निकलती है। क्या बात है भाई, इतनी रात को मेरे घर के पास तुम क्या कर रहे हो? बहन, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भूखी है और मैं भी बहुत जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। भीमा की बातें सुनकर विधवा स्त्री को थोड़ी दया आ जाती है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आओ पहले तुम पेट भर कर कुछ खा लो, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता। वह औरत भीमा को कुछ खाने के लिए देती है और भीमा भी पेट भर कर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे खाने को दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, भाई, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी भाई। तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। जी बहन, जरूर। मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। उसके बाद उस औरत ने एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें क्या है बहन? भाई, इसमें तुम्हारे और तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए खाना है। तुम इसे घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर खा लेना। ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीमा ने पोटली संभाल कर रख ली और उस स्त्री का धन्यवाद कर अपने घर के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ, तुम कहाँ हो? देखो, मैंने आज के खाने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद भीमा और उसकी बूढ़ी माँ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब भीमा फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ के जमींदार सेठ रायचंद पर जाती है। मालिक, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि कल से मेरे घर में खाने का एक भी अनाज नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी मजदूर की तलाश में ही हूँ। लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं।
ठीक है मालिक, आप वहीं पर मेरे साथ रहना। इसके बाद भीमा रायचंद के खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है। रायचंद पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भीमा दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद उसकी दिन भर की मजदूरी रायचंद उसे शाम को दे देता है। भीमा, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। धन्यवाद सेठ जी। भीमा, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। जी मालिक, क्यों नहीं। मैं कल आ जाऊंगा। इसके बाद भीमा अपने घर चला जाता है और उस दिन का राशन भी खरीद कर ले जाता है। माँ देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे आज काम मिल गया। और यह देखो, आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे भूखे सोने का दिन खत्म हुआ। बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तूने इतनी मेहनत की, आखिर आज उसका फल मिला। फिर उसकी बूढ़ी माँ खाना बनाती है और दोनों अच्छे से पेट भरकर खाना खा लेते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भीमा रायचंद के खेत में काम कर ही रहा था, तभी वह देखता है कि रायचंद उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब भीमा रायचंद को उदास देखता है तो वह उसके पास जाता है और पूछता है, मालिक, आज आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? कोई गंभीर बात है क्या? अरे नहीं भीमा, कोई बात नहीं है। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास हैं। आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं भीमा, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही। हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है, तो सुनो। मेरे गांव के 2 जमींदार भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वह मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के 2 जमींदार भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी जमीन आपको वापस मिल सकती है। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद भीमा रायचंद को सारी तरकीबें बता देता है। भीमा की तरकीब सुनने के बाद रायचंद को वह तरकीब बहुत पसंद आती है। अरे वाह भीमा, क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपने काम पे लग जाओ और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। ठीक है मालिक। इसके बाद भीमा अपना काम करने लगता है। अगली सुबह भीमा जमींदार भाइयों के पास जाता है और काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, यह तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं न कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। यह सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब रायचंद सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा रायचंद सेठ ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ। आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ? रतन के मना करने के बाद भीमा जाने लगता है। तभी पवन रतन से उसे रोक कर पता लगाने को बोलता है कि रायचंद उसके बारे में भीमा को क्या बोल रहा था। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। रतन के बुलाने पर भीमा फौरन उसके पास चला जाता है।
अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम यह बताओ रायचंद हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें। आपके यहाँ आने से पहले मैं रायचंद सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ, क्या कहा तुमको रायचंद ने हमारे बारे में? अरे हुआ यह कि जब मेरी रायचंद सेठ से बहस हो रही थी तभी उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी मुझे पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार रतन सेठ और पवन सेठ से ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे सकता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम मजदूर को उनके काम के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह, क्या बात कही है आपने सेठ जी। रायचंद सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद सोच ही न पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। रतन और पवन दोनों भी भीमा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। रतन के कहते ही भीमा उसके खेतों में काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक भीमा रतन और पवन के खेतों पर काम करता है। भीमा बाकी मजदूरों से ज़्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। भीमा को इतनी मेहनत करते देख रतन और पवन आपस में बात करते हैं। अरे भैया, यह भीमा तो बहुत मेहनती है, यह अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ भीमा को हमने यहाँ अपने काम पर रख लिया। यह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है। भीमा इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। भीमा ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह रतन और पवन अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भीमा काम कर रहा होता है। अरे भीमा, तुम आज भी काम कर रहे हो? अरे भाई, किसी दिन तो आराम कर लिया करो। आराम वो क्या होता है सेठ जी? मैं अकेला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसीलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इससे मेरा दिल भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो, जाओ जाकर वहाँ पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है भीमा, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद रतन और पवन भीमा के भरोसे खेत छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब रतन और पवन अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर पुलिस आई है। पुलिस को देखते ही दोनों भाई दौड़े दौड़े खेत पर आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े इंस्पेक्टर को दिखा दिए थे। अच्छा, यह जमीन तुम्हारी है? तुम दोनों को अंदर करने आया हूँ। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। इंस्पेक्टर के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक सोने का कलश रखा हुआ था। यह वही सोने का कलश है जो कल रात मंदिर से चोरी हो गई थी। सोने का कलश और चोरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की हवा टाइट हो जाती है। अब बताओ, यह चोरी की हुई सोने का कलश तुम्हारी जमीन पे क्या कर रहा है? यह कहाँ से आई हमारी जमीन में, हमें नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। अब बहाना बनाना बंद करो, पहले मंदिर में चोरी करो और फिर अपनी जमीन में लाकर छुपा दो। ये सब क्या है?
नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया। यह कलश हमारी जमीन में कहां से आया हमें नहीं पता। वाह क्या बात है, तुम्हारी जमीन से कलश के निकलते ही तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहाँ भीमा आ जाता है। अरे सेठ जी, यह पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ भीमा, देखो ना, पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में मंदिर से चुराया हुआ कलश आ गया है। क्या? सोने का कलश? यह कहाँ से आ गया? यह तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई आप दोनों पर मालिक। हाँ भीमा, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को आपस में बात करता देख इंस्पेक्टर कहता है, चलो अब कोई तरकीब मत बनाओ, दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों फैसला करो कौन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, हम अभी फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल में। ठीक है, जल्दी तय करो, किसको लेकर जाऊं मैं जेल में। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। रतन, पवन और भीमा इंस्पेक्टर से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। भीमा भाई, हम दोनों ही जेल नहीं जाना चाहते, कोई तरकीब लगाओ भाई जिससे हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं, इस सोने के कलश को देख के लगता है कि यह सोने का कलश किसी बड़े आदमी का है। अगर उन्हें पता चला कि आपने चोरी की है तो आपको उम्र कैद तो जरूर होगी। एक तो रतन और पवन पहले से डरा हुआ था और भीमा से यह सुनते ही रतन फटाफट पूरी कहानी भीमा को बता देता है। देखो भीमा भाई, सच बात तो यह है कि यह जमीन हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई रायचंद से। जमीन हड़पने की बात सुन भीमा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताइए। रतन और पवन जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी भीमा को बता देता है। पूरी कहानी सुनते ही भीमा कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है, आप एक काम कीजिए। मालिक, आप जाकर इंस्पेक्टर से कहिए कि यह जमीन रायचंद सेठ की है। हमने तो बस कुछ महीने पहले ही यह जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली थी, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे भीमा, पर इससे तो हमारा जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक नहीं समझे। आप जब इंस्पेक्टर से यह बोलोगे कि यह जमीन रायचंद सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? रायचंद सेठ को। और रायचंद सेठ के अंदर जाते ही यह जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना। इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। भीमा की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह भीमा भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपनी मेहनत से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। भीमा की तरकीब सुन तीनों इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर को वैसे ही बोलते हैं जैसा कि भीमा ने कहा था। इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई रायचंद से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भीमा से पूछ लीजिए। यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इससे पहले यह रायचंद के पास काम करता था। बोलो भीमा, यह जमीन किसकी है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन रायचंद सेठ की है। रतन सेठ और पवन सेठ ने तो बस कुछ ही समय पहले इस जमीन पर काम करना शुरू किया है। भीमा से यह सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर भीमा को रायचंद को बुलाने को बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, भीमा जाओ और रायचंद को बुला कर लाओ। भीमा तुरंत जाकर रायचंद को बुला लाता है, पर रायचंद अपने साथ गांव के मुखिया को भी लाता है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ क्या बात है? मुखिया जी, पवन और रतन के खेत से सोने का कलश मिला है और अब यह कह रहे हैं कि यह खेत इनकी नहीं है, यह जमीन रायचंद की है। इंस्पेक्टर ने पूरी कहानी मुखिया जी को बता दी और इन सब में से अपने आप को फंसता देख रतन इंस्पेक्टर को कहता है, नहीं सर जी, यह जमीन हमारी नहीं है,
हम बस कुछ समय से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर भीमा से पूछ लीजिए। हाँ साहब, यह जमीन रायचंद सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन रायचंद की है? मेरे यहाँ का इंस्पेक्टर तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और यह जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और तुम बोल रहे हो कि यह जमीन रायचंद की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर हमें अब यह जमीन नहीं चाहिए। हम वह केस वापस भी ले लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करिए, आप जाइए, आगे का मैं देख लूंगा। मुखिया के कहते ही इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। चलो अब रायचंद तुम बताओ, यह सोने का कलश किसका है? मुखिया जी, यह सोने का कलश मेरा ही है। दरअसल कल मैं ही सोने के कलश के बारे में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया था। यह सब तो हमारा प्लान था, इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने का। रायचंद से यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ मुखिया जी, दोनों ने जो जो बातें मुझे कही है सब रिकॉर्ड कर लिया है मेरे फोन में। आप चाहे तो यह रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं सबूत के तौर पर। भीमा को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाइयों को समझ आ जाता है कि यह सब रायचंद और भीमा ने मिलकर किया है। अब उन दोनों के खिलाफ मुखिया के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी रायचंद भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने की है, इसकी सजा तुम दोनों को मिलकर भुगतनी होगी। और रही बात जमीन की, तो वह रायचंद की थी और हमेशा रहेगी। तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। रतन और पवन दोनों मुखिया और रायचंद से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख रायचंद दोनों को माफ कर देता है। मुखिया को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। रायचंद के केस वापस लेते ही मुखिया भी वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है पवन, कोई बात नहीं। बस यह याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। भीमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दिला दी। मैंने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आखिर में रायचंद भीमा को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक भीमा को बना देता है। इस तरह भीमा ने अपनी मेहनत और दिमाग से रायचंद को उसकी जमीन वापस दिला दी और उन दोनों ठगों भाइयों को भी अच्छा सबक सिखाया। Thanks for watching. Like, share and subscribe.